नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये एक श्रोता द्वारा साझा किए गए रिवीजन गाइड पर आधारित है। मकसद है कि संविधान की जो मोटी मोटी बातें हैं उनको जल्दी से समझें। जी। संविधान तो खैर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल, काफी विशाल है। तो अगर किसी को इसकी आत्मा मतलब इसका जो सार है उसे कम समय में समझना हो तो फिर किन अनुच्छेदों पर ध्यान देना चाहिए? कौन से हिस्से हैं जो असल में भारत की शासन प्रणाली और नागरिकों के अधिकारों की नींव रखते हैं? इस पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम सबसे जरूरी हिस्सों की बात करते हैं ना, तो कुछ श्रेणियां बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। हाँ। सबसे पहले तो आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। जी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, समझिए। ये संविधान की तरफ से हर नागरिक को मिली एक बुनियादी गारंटी है। एक तरह से कहें तो संविधान की आत्मा। जैसे वो अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी। हाँ। या अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। जी। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। बिल्कुल। और खासकर अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को समय के साथ इतना विस्तृत कर दिया है। अच्छा। हाँ, अब इसमें सिर्फ जीने का मतलब सांस लेना भर नहीं रहा। गरिमा के साथ जीना, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसमें शामिल हो गया। ये दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ विकसित होता रहता है। ये बात तो वाकई गौर करने लायक है। अच्छा, अधिकारों के बाद फिर अक्सर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र आता है। जी, डीएसपी जिन्हें कहते हैं। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? इनमें क्या फर्क है? देखिए, डीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन की तरह है। ये बताते हैं कि भाई कानून और नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। जैसे समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश करना या पंचायतों को मजबूत करना, इस तरह की बातें। पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। अच्छा, मौलिक अधिकारों की तरह नहीं, मौलिक अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, पर डीएसपी के लिए नहीं। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, गैर न्यायिक। लेकिन फिर भी देश के शासन के लिए इन्हें मूलभूत मतलब फंडामेंटल माना गया है। तो एक तरह से सरकार के लिए ये आदर्श लक्ष्य हो गए। बिल्कुल। और मौलिक अधिकार नागरिकों के हाथ में ठोस शक्ति। लेकिन इन लक्ष्यों और अधिकारों को अमल में लाने के लिए कोई व्यवस्था भी तो चाहिए होगी ना? निश्चित रूप से। और यहीं पर सरकार की संरचना से जुड़े अनुच्छेद बहुत अहम हो जाते हैं। मतलब सिस्टम कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 52 से शुरू होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है अनुच्छेद 74-75 में। ओके। संसद का गठन कैसे होगा, काम कैसे करेगी, अनुच्छेद 79 और उसके आगे। और हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से शुरू। ये सारे अनुच्छेद ही तो तय करते हैं कि देश का शासन चलेगा कैसे, कानून कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा और कौन उनकी व्याख्या करेगा। शक्तियों का ये जो बंटवारा है और संतुलन, यही तो लोकतंत्र का आधार है। हाँ, ये तो पूरी शासन की मशीनरी का एक खाका सा हो गया। जी। लेकिन क्या ये खाका हमेशा के लिए पत्थर की लकीर है या वक्त के साथ इसमें बदलाव की भी कोई गुंजाइश है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। जी, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 में दी गई है। यही वो प्रावधान है जो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। अच्छा। ताकि ये बदलती जरूरतों और समाज के विकास के साथ कदम मिला सके। लेकिन ये प्रक्रिया जानबूझकर थोड़ी मुश्किल रखी गई है। मुश्किल कैसे? मतलब बदलाव करना आसान नहीं है? हाँ, सामान्य कानून बनाने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं है। संविधान के ज्यादातर हिस्सों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। ओके, ये तो काफी सख्त है। हाँ, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को प्रभावित करते हो, उनमें तो आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। बाप रे,
तो इसका मतलब ये हुआ फिर संविधान को बदलने की शक्ति तो है, पर ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से बदल दे। बिल्कुल। शायद इसीलिए ताकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो सुरक्षित रहें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर वो मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाली बात आती है। हाँ, केशवानंद भारती केस। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये सिद्धांत स्थापित किया था। इसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर वो संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन, इन सब को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। ये संविधान की स्थिरता और उसके लचीलेपन के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार हमें शक्ति और सुरक्षा देते हैं। हाँ। निदेशक तत्व सरकार को एक दिशा दिखाते हैं। जी। सरकारी ढांचा जो है वो पूरी व्यवस्था चलाता है। सही। और संशोधन प्रक्रिया संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। ये सब मिलकर ही हमारे लोकतंत्र की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते बस एक विचारणीय बात छोड़ जाती हूँ सबके लिए। हाँ जरूर। कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, दुनिया बदल रही है, इन मूलभूत अनुच्छेदों की व्याख्या और उनका जो आपसी संतुलन है वो कैसे विकसित होता रहेगा। ये सोचने वाली बात है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आज का जो डिजिटल युग है, इसमें अनुच्छेद 19 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के क्या मायने हैं। संविधान की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो उसकी व्याख्या में ही निरंतर लिखी जाती रहती है।